दोस्तों आज आप एक ऐसी खौफनाक घटना सुनेंगे जो एक वाइल्ड फोटोग्राफर के साथ एक खौफनाक जंगल में घटी। इस खौफनाक घटना का जिक्र उसी की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। मेरे साथ एक खौफनाक घटना बेहद डरावने खौफनाक जंगल में घटी है। मुझे इस घटना को बताते हुए अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और लगता है कि अभी फिर से मेरे सामने वही सब होने लगेगा। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में रहता हूँ। ये तराई का इलाका है जहाँ भांति भांति के जंगली पशु पक्षी बहुतायत से दिखते हैं। मुझे बचपन से अजीब और अनोखे जीव जंतुओं के फोटो खींचने का बड़ा शौक था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बड़ी छोटी उम्र में ही जंगल में जाकर हाथी, शेर, चीते और अन्य खूंखार हिंसक जानवरों के फोटो खींचे और खूब वाहवाही बटोरी। सब दोस्तों के बीच में मैं ठाकड़ और हिम्मती जाना जाता था। जितनी ही मेरी तारीफ होती जाती उतना ही मैं हिम्मती और जिद्दी होता जा रहा था। हर हाल में मुझे बस अपनी तारीफ चाहिए थी। यह एक जुनून बन चुका था। जब भी कोई पत्रिका या न्यूज़ में किसी एडवेंचरस घटना का जिक्र आता था तो मैं जोश में भर जाता और वहां जाने के लिए उतावला हो जाता। मेरी ही तरह मेरे 4 दोस्त थे, विवान, आशीष, अयांश और मेहुल। ये सब मेरे नक्शे कदम पर चल रहे थे। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने पश्चिम बंगाल के एक रहस्यमयी और खौफनाक जंगल के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। उसमें उस जंगल की खौफनाक घटनाओं और रहस्य के बारे में बताया गया था कि एक बार जो उस जंगल में गया वह वापस नहीं आया। यह डॉक्यूमेंट्री मेरे दिमाग में ऐसी चढ़ गई कि मैंने और मेरे दोस्तों ने वहां जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे मम्मी पापा और दोस्तों के घर वालों ने सख्ती के साथ मना कर दिया। मैं मन मार कर रह गया। कुछ दिनों के बाद मुझे वहां के अजीब अजीब सपने आने लगे। अनजानी जगह के अनजाने लोग जैसे बुला रहे हों। मैं जाग जाता हूं, फिर नींद नहीं आती। अब तो बार बार सपने में वे सारी जगह देखते देखते मैं वो चीजें पहचानने भी लगा। कहते हैं जो हम सोचते हैं वह हमारे अवचेतन में जमा होता रहता है। जब हमारा चेतन शरीर सोता है तो अवचेतन सक्रिय हो जाता है, वह सपनों का रूप ले लेता है। बस अब नहीं। मैंने अपने दोस्तों के साथ घर वालों को बिना बताए ही पश्चिम बंगाल के डाउ हिल के जंगल में जाने का और उस जंगल के रहस्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का प्लान बना लिया। हमारा काफिला गाड़ी से चल पड़ा। जरूरत की सभी चीजें गाड़ी में ही रखी थीं। यूं समझो जैसे चलती फिरती गृहस्थी थी। हल्का टेंट और खाने पीने का सामान था। हम दार्जिलिंग कुर्शियांग में पहुंचकर गेस्ट हाउस में रुके। दूसरे दिन सवेरे सवेरे ही बलखाती पहाड़ी सरपीली सड़क पर कार चली जा रही थी। गाने की धुन पर सभी झूमते हुए मस्ती के मूड में थे। हमने एक गाइड साथ ले लिया था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें पीछे छूटती जा रही थीं। अब जंगल शुरू हो रहा था। आगे लोकेशन अच्छी देखकर हमने गाड़ी रोक दी और पैदल घूम घूम कर देखने लगे। तभी झाड़ियों में आहट सुनाई दी। डालियों के चरमराने की आवाज आई। गाइड का चेहरा फक्क था। मेहुल देखने के लिए उतरा और झाड़ियों की तरफ देखने के लिए चला गया। तभी कुछ गिरने की तेज आवाज आई। साथ में मेहुल की चीख भी सुनाई दी। हम सभी चौंक पड़े और झाड़ी की तरफ भागे, पर वह तो अब गायब था। हम सभी मेहुल को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर उसको तो जैसे धरती खा गई थी। हमने झाड़ियों को ध्यानपूर्वक देखा। घसीटे जाने के निशान थे। वह झाड़ियां भी टूटी थीं। एकाध खून की बूंदों के निशान भी थे। शायद वह घायल भी हो गया था। थोड़ी ही दूरी के बाद फिर कोई निशान नहीं मिले। मेरा दिल भर आया, भगवान जाने वह कैसा होगा। कुछ हो तो नहीं गया उसे। हम सभी एक जैसे होने के कारण एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक दूसरे की मुसीबत अपने ऊपर लेने को तैयार रहते थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी गाइड बोला, साहब मुझे इजाजत दो। मैंने यहां तक आने की ही बात कही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस पर चिल्ला ही पड़ा, देखते नहीं हम कैसी मुसीबत में पड़ गए और तुम्हें अपनी पड़ी है। गाइड बोला, साहब आगे यह सारा इलाका प्रेतग्रस्त है। इससे आगे मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको पहले से ही मना किया था। आप ही नहीं माने तो मैं क्या करूं। अब मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। कह तो वह रहा था, पर हमने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। भारी रकम का लालच देकर उसे यहां तक ले आए थे। वह बोला, साहब इधर लोगों का आना जाना ना के बराबर है। दिन में तो फिर भी कोई इक्का दुक्का सड़क से आता जाता हो, पर सड़क से उतरकर इस प्रेतग्रस्त इलाके में पांव धरने की हिम्मत कोई नहीं करता है। गाइड अपनी बात कहकर चला गया।
हम लोग जंगल में बड़ी दूर तक मेहुल को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आगे किसी प्रकार के निशान नहीं थे। हम वापस लौट आए। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। जहां हमने कार रोकी थी वहां से थोड़ी दूरी पर कुछ झोपड़ियां दिखाई दी थीं। क्यों ना वहां से पूछकर देखें, शायद कुछ पता चले। हमने कार सड़क से नीचे उतारकर झाड़ियों में छिपा दी। पत्ते वाली कुछ डालियां उसके ऊपर से रखकर छिपा दिया ताकि सड़क से वह सीधी दिखाई न दे। जंगली जानवरों से सेफ्टी के लिए लाई गई पिस्तौल, जो कि सभी के पास थीं, कार से निकाली। टॉर्च, छोटे मोटे उपकरण और अन्य जरूरी सामान सबने अपने अपने बैगों में भर लिए और निकल पड़े। अब कुछ निपटारा करके ही वापस आना था। हम सब झोपड़ियों के पास पहुंचे। सब में झांक कर देखा, सब खाली पड़ी थीं। एक झोपड़ी में एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी था। शायद वह बीमार था। वह चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन जब हम सबको देखा तो चौंक कर उठ बैठा। मैंने भरे गले से पूछा, आपने इधर मेरे साथी को देखा है? नहीं, मैंने यहां किसी को नहीं देखा। बूढ़े ने इनकार में सिर हिला दिया। फिर मुझसे पूछा, कहां था वह? मैंने घटनास्थल की तरफ इशारा करके पूरा मामला बताया तो वह निराशा से सिर हिलाते हुए कहने लगा, अब कोई फायदा नहीं, अब तक तो जो होना था हो चुका होगा। मैंने बड़ी बेचैनी से पूछा, क्या मतलब? क्या आप जानते हैं मेरा दोस्त कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा? कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। बूढ़े ने बताया, मतलब यह है कि यहाँ से सीमा खूंखार आदिवासियों के इलाके की है। उसके अंदर घुसने पर अनजाने लोगों को वे मार डालते हैं या बलि चढ़ा देते हैं। तुम्हारा साथी उनके हत्थे चढ़ गया है। अच्छा होगा तुम सब लोग यहाँ से जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। उनके कबीले का रास्ता किधर है, आप हमें ये बता दो। मैं और मेरे दोस्त जवाब के इंतजार में थे। बूढ़े ने लड़की से कहा, रानी, इन्हें जाने का रास्ता बता दो। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। हथौड़े की तरह कई प्रश्न हमारे दिमाग में ठोकरें मार रहे थे। इस सुनसान जगह में इतनी जवान लड़की और ये लाचार बूढ़ा अकेले कैसे रह रहे थे? और रह भी रहे थे तो हम चार चार अनजान लोगों के साथ घने जंगल में उसे कैसे भेज रहा था? सदमे और इन अजीब अजीब बातों के कारण हमारा दिमाग घूम रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लड़की उठी और अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे घने जंगल में चल पड़ा था। जहां घसीटे जाने के निशान थे, रास्ता उसके आगे से ही था। घने जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। उस निर्जनता में हल्की हल्की हवा, साए साए की आवाज जंगल को भयानक बना रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी। हम झाड़ियों को बचाते बचाते हुए निकल रहे थे। वह जैसे उनके ऊपर उड़ते उड़ते हुए निकल रही थी। हम सभी कबीले में आ गए थे, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की जो अभी हमारे साथ थी, अब बहुत दूर आगे दिखाई दे रही थी। मिट्टी, बांस, पत्थर से झोपड़ियों की तरह कबीले के घर बने थे। अयांश अचानक चिल्ला पड़ा, देखो, वो देखो मेहुल। हम सब एकदम से चौंक पड़े। अब हमारे सामने एक भयानक मंजर था। मेहुल एक पेड़ पर से धड़ाम से हम सब के सामने जमीन पर आकर गिरा, जैसे उसे किसी ने फेंका हो। हम सब उसकी तरफ झुके, उसे पुकारने लगे। उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह नूचा हुआ था। खून से सना वह बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने उसे देखना चाहा, वह जिंदा भी है या नहीं कि हमारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो लड़की जो अभी इतनी दूर थी, वह पीछे खड़ी खून जमा देने वाले ठंडी आवाज में कह रही थी, मत छुओ उसे, नहीं तो मार दिए जाओगे। डर के मारे हम सबके बदन से पसीना छूटने लगा। हे भगवान, ये क्या चक्कर था? ये क्या हो रहा था? इतनी ज्यादा दूर लड़की एकदम पीछे कैसे आ गई? मैंने डिसूजा के सीने पर हाथ रखकर देखा। उसकी धड़कनें थम चुकी थीं। वह मर चुका था और सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैं जोर से रो पड़ा। तभी उस लड़की की गुर्राती हुई आवाज आई, तुम माने नहीं, अब मरोगे तुम सब। मैंने उसे मुड़कर देखा तो वह अब यहां से गायब हो गई थी। अब विवान, आशीष और अयान सब एक सुर में चीखे, भागो यहां से। खून जमा देने वाले नजारे देखकर जैसे ही हम वापस भागने के लिए मुड़े, सामने रास्ता रोके मेहुल खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी चमक रही थीं। चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। उसके साथ साथ उसकी ही तरह नूचे शरीर और चेहरे वाले पत्थर जैसी आंखों वाले बहुत से लोग खड़े थे। सामने का रास्ता बंद देखकर हम फिर कबीले की तरफ भागे। तब तक मेहुल ने आशीष को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम चारों लोगों ने आशीष को अपनी तरफ खींचा, मगर वह टस से मस नहीं हो रहा था। एक एक पल भारी था। आशीष की गर्दन पर मेहुल का शिकंजा कसता जा रहा था।
उन भयानक चेहरे वालों का घेरा भी पास आता जा रहा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक मुझे पिस्तौल की याद आई। मैंने फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। मेहुल पर उसका कोई असर नहीं हुआ, मगर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। उसका फायदा उठाकर हम चारों ने मिलकर आशीष को खींच लिया और मेहुल को पूरी ताकत से धक्का मारकर गिराया और भाग खड़े हुए। पर आशीष उतनी तेजी से नहीं भाग रहा था क्योंकि वह घायल हो गया था। पीछे पीछे वह पूरा दल दौड़ा चला आ रहा था। हमने आशीष की बांह पकड़ रखी थी, लगभग उसे घसीटते हुए ही भागे जा रहे थे। तभी एकाएक ठोकर लगने से आशीष गिरा और उससे हमारा हाथ छूट गया। तब तक उन्होंने आशीष को अपने शिकंजे में ले लिया। आशीष चिल्लाकर हमसे बोला, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेंगे। बड़ा खौफनाक मंजर था। मौत सिर पर नाच रही थी। डर के मारे दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि लगता था अब हलक के बाहर ही आ जाएगा। हम जी जान लगाकर भाग रहे थे। आशीष गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। उन प्रेतों ने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। हाय मेरा दोस्त! मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। बस यही पल मुझ पर भारी पड़ गया। अयांश चीखा, क्या करते हो, जल्दी भागो! तब तक मेरी पीठ पर दबाव पड़ा। देर हो चुकी थी। दो प्रेत मेरी पीठ पर धक्का मारकर सवार हो चुके थे और मैं औंधे मुंह गिरा। ऐसा लगा कि अब मेरी सांस टूट जाएगी। मेरा दम घुटने लगा था। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मेरा चेहरा लाल पड़ गया था। आंखें बाहर को निकली पड़ रही थीं। मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब आशीष की तरह मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, तुम लोग भाग जाओ, लगता है अब मेरा समय आ गया। लेकिन विवान और अयांश दोनों वापस आ गए और वे मौत के उस मुकाम पर जहां करो या मरो वाले हालात हो जाते हैं, हांफते हुए बोले, नहीं दोस्त, हम दो दोस्त खो चुके हैं। अब नहीं, अब जो भी होगा एक साथ ही हो जाएगा। ऐसा कहते कहते वे उन दोनों से भिड़ गए। पूरी ताकत लगाकर तीनों ने उन्हें धक्का दिया। उनके हटते ही मुझे मौका मिल गया। मैं फुर्ती से उठा। हम तीनों लोग उन्हें धकियाते लड़ते किसी न किसी प्रकार छूटकर बगटूट भाग निकले। सामने कबीले वालों के घर दिखाई दे रहे थे। उसी एक घर में हम लोग घुस गए और हमने झट से कुंडी बंद कर ली। दरवाजे पर वो लोग धक्का मार रहे थे। हम कमरे में आ गए। तभी ऐसा लगा जैसे हमारा पैर किसी पटले पर पड़ा। वह हट गया। हम नीचे गहराई में गिरते चले गए। हमने देखा कि हम जिस जगह पड़े हुए थे वह कमरा जैसा लगता था, मगर कमरा नहीं था। पत्थर की चारों तरफ दीवारें थीं। ऐसा लगता था जैसे किसी गुफा को काट छांट कर कमरे का रूप दे दिया गया हो। हमने कमरे से निकलकर टटोल टटोल कर चलना शुरू किया तो हमें आभास हुआ कि हम किसी गुफा में चल रहे हैं। काफी देर चलने के बाद आगे रास्ता बंद था। एक कोने से थोड़ी सी रोशनी छन कर आ रही थी। हमने जाकर देखा तो एक बड़ी सी शिला बाहर से ढंकी हुई थी। हम तीनों ने उस कमरे में खड़ी एक मूर्ति के हाथों में लगे एक एक हथियार को थाम लिया। उन हथियारों की मदद से हमने मिलकर उस शिला को हटाना चाहा तो वह बहुत हल्की सी हिली तो हमारे मन में रोशनी की उम्मीद जागी। अब हमने धीरे धीरे उसको हिलाना शुरू किया तो वह थोड़ी थोड़ी खिसकने लगी। थोड़ी सी जगह बनते ही हम एक एक करके बाहर निकल आए। बाहर जंगल था। हम जैसे ही बाहर निकले हमें अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गईं। ऐसा लगता था कि जैसे सैकड़ों भेड़िए मिलकर गुर्रा रहे हों। शायद वे प्रेत हमारे चारों तरफ मंडरा रहे थे। डर के कारण हमारे चेहरे सफेद पड़े थे। मौत हमारे आसपास ही मंडरा रही थी, पर न जाने क्यों वे पास नहीं आ रहे थे। और इसका भी जवाब मिल गया। जो हथियार हम लोगों ने अनजाने में विशालकाय मूर्ति से ले लिए थे, शायद में उनके किसी पवित्र कुल देवता के थे। उनकी वजह से वे पास नहीं आ रहे थे। बड़ी हिम्मत करके हम तीनों लोग अपने हाथों में एक एक हथियार थामे हुए आगे बढ़े तो वे पीछे हटने लगे। अब हमें अपने बचने का भरोसा हो गया था। हमने एक दूसरे से कहा, चलो आगे बढ़ो। दिल दहलाने वाला सीन था। अब हम जंगल से बाहर की तरफ चल रहे थे। पीछे उन प्रेतों की पूरी टोली लगी चली आ रही थी। अब हम बहुत संभल संभल कर चारों तरफ हथियारों को घुमाते हुए जा रहे थे। डर के कारण हाल खराब था, मगर जरा सा चूके तो मौत थी। हम रास्ता भूल गए। जंगल की भूल भुलैया में हम लोग खो गए। धीरे धीरे घंटों गुजर गए। भूख, प्यास, डर, थकावट के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। एक एक कदम चलना अब मुश्किल लग रहा था, मगर जान बचाने की खातिर हम गिरते पड़ते भागते चले जा रहे थे।
पीछे पीछे वे मौत के दूत खून के प्यासे चले आ रहे थे। आखिर हमें वह सड़क मिल गई। हमने पीछे मुड़कर देखा, अभी भी वे वापस नहीं गए थे, मगर सड़क पर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्या बात थी। आखिरकार हम उसी जगह पर पहुंच गए जहां हमने कार खड़ी की थी। हमारे मन में इतनी दहशत बैठ चुकी थी कि अपनी कार भी निकालने में हमें डर लग रहा था। कार लाकर हमने सड़क पर खड़ी की, क्योंकि हमें मालूम हो गया था कि यह सड़क सुरक्षित है। झोपड़ी में हम उसी बूढ़े के पास गए। बूढ़ा और लड़की जैसे हम लोगों की ही राह देख रहे थे। उनकी निर्जीव ठंडी आंखें देखकर हमें दहशत सी होने लगी। हमें देखते ही वह आश्चर्य से बोला, तुम लोग बच कर आ गए। उसकी बात सुनते ही मैं रो पड़ा। मेरा कलेजा जैसे ऐंठ रहा था। मेरे जान से प्यारे दोस्त चले गए थे। हम सबकी निगाहें उस बूढ़े पर थीं। हमने पूछा, क्या आप इस जंगल के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने बताना शुरू किया। पहले यहाँ के कबीले वाले खुशहाल जीवन बिताते थे। यहाँ जो भी आता था वे उसकी आवभगत के साथ उनका पूरा ध्यान रखते थे। कबीले वाले पूरे जंगल को अपना घर मानते थे। यहाँ कोई आकर पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करे, यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जंगल होने के कारण यहाँ जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में मिलती थीं। कबीले का मुखिया अपने उसूलों का पक्का था। अपने कबीले के हर परिवार का बहुत ख्याल रखता था। उसकी लड़की, लड़का और पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। जड़ी बूटियां, शहद और मोम, ये सारी चीजें जंगल से ले जाकर कबीले वाले बेच आते थे। एक दिन सभी अपने अपने काम पर थे, तभी ढाएं ढाएं की आवाज गूंजी। जंगल में जानवरों के तस्करों का प्रवेश हो चुका था। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। कबीले के 2 युवक मारे गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक विचित्र सी आवाज निकाली, जिसे सुनकर बहुत से कबीलाई आ गए और जहर बुझे तीरों की बौछार आने लगी। 2 शिकारी वहीं ढेर हो गए। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। अब तस्करों और कबीले वालों में ठन चुकी थी। अपने 2 साथियों की मौत पर तस्कर शिकारियों की आंखें क्रोध से सुलग उठी। उन्होंने अपनी बंदूकों की मार से थोड़ी ही देर में उन लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मुखिया ने इस हृदय विदारक घटना को झेलकर अपने कबीले की सीमा कबीले के चारों तरफ सड़क तक बांध दी थी। अनेकों तांत्रिक अनुष्ठानों से पूरित भस्म से उन्होंने जो सीमा बांधी थी, उसका उल्लंघन करने वालों की मौत निश्चित थी। फिर एक दिन मुखिया अपनी बेटी के साथ बाहर जड़ी बूटियां देने गया था। तभी सड़क पर ही शिकारियों ने उन्हें घेर कर उन पर पेट्रोल छिड़क कर उनको जिंदा जला दिया था। पर अकाल मौत मरने वाले प्रेत बन गए थे और तब से जंगल में घुसने वालों को वे दुश्मन समझने लगे थे। अब आश्चर्यजनक रूप से एक एक कर सभी तस्करों की हत्या होने लगी। प्रेतों ने तस्करों को मार डाला था। तब से ही यह इलाका प्रेतग्रस्त हो गया है। जो भी इसके अंदर गया बचा नहीं। तुम लोग कुल देवता के हथियारों की वजह से बच गए। अचानक मेरे दिल में एक विचार कौंधा। मैंने डर कर उस बूढ़े से पूछा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? उस बूढ़े और लड़की का चेहरा अजीब सा हो गया। वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे और खरखराती आवाज में बोले, क्योंकि वह पेट्रोल से जलकर मरने वाला कबीले का मुखिया और लड़की हम ही तो हैं। हम भी प्रेत हैं। इतना सुनना था कि विमान चीखा, भागो यहां से, वरना हम भी गए। जल्दी जल्दी हम कार में जाकर बैठे और कार स्टार्ट कर दी। भरी आंखों से मेहुल और आशीष को अलविदा कहकर हमने चलती कार से बूढ़े की झोपड़ी की ओर देखा, पर यह देखकर भौचक्के के रह गए कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। हमारे दिमाग साए साए कर रहे थे। कैसे न कैसे करके हम घर पहुंचे। वहां पहुंचकर दोस्तों के गम में और दहशत में हम तीनों ही बीमार पड़ गए। अपने जान से प्यारे दोस्तों के जाने का गम जीवन भर मुझे कचोटेगा। न मैं अपनी जिद करता और न ही हमारे जीवन में ऐसा हादसा होता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान से परे हैं। हमें बेमतलब में जाकर छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलते हैं अपने YouTube चैनल हॉरर हिंदी जंक्शन पर। धन्यवाद।